जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। अगर ऐसा होता कि आईएएस बनने से आपको दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती तो लोग छोड़ते ही नहीं नौकरी। कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स जॉब छोड़ रहे हैं। There is still a problem of corruption in country. जितने भी लोग सर्विस में जा रहे हैं, सबका मोटिव कोई इम्पैक्ट लाना नहीं है। किसी को पावर चाहिए, पावर से पैसा चाहिए। आज की डेट में 90,000 सैलरी होती है एक आईएएस ऑफिसर की। क्या घर चल सकता है 90,000? द पॉइंट इज, एज अ सोसाइटी हम ऑपरेट ही करप्शन पे करते हैं। हर जगह ना कोचिंग इंडस्ट्री का एक माफिया है, यहाँ पर भी ऐसा होता है। यस, लोग ना 10th के बाद ही स्टार्ट कर दिया है ट्रैप करना फॉर समथिंग जो उसे ग्रेजुएशन के बाद करनी है। अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसके लिए 2 साल काफी है। आप सीधा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन जाते हैं। उसमें अगर कोई आपको बोले कि मैं करा दूंगा तुम्हारा, तो आप आ जाते हो उनके झांसे में। Myths of facts. Government job is better than private job. मिथ। गवर्नमेंट जॉब में वीकेंड में काम नहीं करना पड़ता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 आवर्स की भी आपकी ड्यूटी हो सकती है, 48 आवर्स की भी हो सकती है। तो यू हैव टू गो 48 आवर्स विदाउट स्लीपिंग। आप वर्ल्ड क्लास बनने की कोशिश कर रहे हो, उस प्रिपरेशन के टाइम पे व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिलेशनशिप? कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है आपको, तो तपस्या की तरह होता है। और तपस्या आप सुख भोग कर नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि मैं तपस्या के बीच में थोड़ा सा फन भी कर लूं, है ना, ये भी ट्राई कर लूं, वो भी ट्राई कर लूं, तो देन इट माइट वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है इसलिए रिलेशनशिप वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। अराउंड 80% ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये कहा है हमारी आज की गेस्ट सलोनी खन्ना ने। वो एक यूपीएससी इंटरव्यूअर है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है एंड फाउंडर है ऑफ स्केल अप फाउंडेशन। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है अबाउट द रियलिटी ऑफ यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट। क्या एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर ग्रो कर सकता है अपने करियर में? क्या गवर्नमेंट जॉब्स परमानेंट होती है? क्या गवर्नमेंट जॉब्स में आराम ही आराम है, मज़े ही मज़े एक बार हो गए तो फिर लाइफ में कुछ और नहीं करना पड़ता? क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोग ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं? क्या आईएएस सीट सेल होती है? कोई पैसे से खरीद सकता है क्या? एंड क्यों नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स आर लेस इन यूपीएससी एग्जाम्स? ऐसे कई सारे हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं अबाउट द रियलिटी ऑफ कंट्री। सो एंजॉय द शो। बट बिफोर यू डू दैट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे और आपको उससे बेटर वैल्यू दे पाएंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड टिल दी एंड एंड राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान एंड नॉलेजेबल लीडर बन पाएँ। एंजॉय द शो। मेरे को ये बताओ, ऑब्सेशन क्या है इंडिया में ऐसा सरकारी नौकरी का? इट्स क्रेजी, क्योंकि नंबर जितने इंडिया में जितने लोग अप्लाई करते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। आप समझ रहे हो? तो लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए हैं क्योंकि जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे नौकरी मिले, वैसी नौकरियां नहीं मिल रही। और दूसरा, गवर्नमेंट एग्जाम्स का ये जो ट्रैप कह सकते हैं, चार्म कह सकते हैं, जो वीव कर दिया है, वो बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। अब उसके 2-3 रीजंस हैं। जब आपके पेरेंट्स चाहते थे, इंडिया में किसी के भी घर में बच्चा पैदा हो तो उन्हें लगता है कलेक्टर बनना चाहिए इसको, एक बार आईएएस का पेपर दे ले यार बेटा, एक बार तू तो साइंस में अच्छा है, तू मैथ्स में अच्छा है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, जस्ट वंस। वो इसलिए क्योंकि जो दौर उन्होंने देखा उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। कलेक्टर राज कह सकते हैं, लाइसेंस राज कह सकते हैं, वो दौर ऐसा था। बट उसके बाद हुआ लिबरलाइजेशन, जिससे एमएनसी कल्चर आने लगा, यू नो, हमें एक्सपोजर मिला दुनिया का, दुनिया को एक्सपोजर मिला हमारा। अब की डेट में अगर आप देखो तो ऐसा सिविल सर्विसेज अनडाउटेडली गिव्स यू अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। इट्स अ ग्रेट जॉब एंड मोर देन जॉब इट्स अ सर्विस, बिकॉज आप इम्पैक्ट ला रहे हो और उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो पैसे से मैच नहीं हो सकता। बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट द ओनली गुड जॉब एंड देर आर बेटर जॉब्स आउट देयर। आप सोचो कोई एक आदमी जो IIT बॉम्बे में उसने पढ़ाई की, एमटेक किया, उसका क्या मतलब बनता है कि वो उसके बाद आकर लेट्स से एक रेवेन्यू सर्विसेज या ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज या रेलवे ट्रैफिक सर्विस ज्वाइन करे?
उसका स्किल सेट अलग है, उस पर इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने, पब्लिक फंडेड एजुकेशन दी है ना उसको IIT में, किसके पैसे गए? टैक्स पेयर्स के पैसे गए। अब वो वापस आ जाता है, 4-5 साल तैयारी करता है, एवरेज 4-5 साल लोग करते ही हैं तैयारी, 4-5 साल में नहीं निकलता, फिर जाकर कोई सब स्टैंडर्ड जॉब ले लेता है, कोई मैनेजेरियल रोल में जो उसके स्किल सेट से मैच ही नहीं करता है ना, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। आपने वो IIT वाली सीट भी वेस्ट की, उसके बाद आपने UPSC की तैयारी की, और अब आप जाकर लाइफ में कुछ और कर रहे हो। तो जो आपके प्राइम ईयर्स हैं 20 to 30 वाले, वो इसमें ही चले जाते हैं। पर ये जाने किस में चाहिए थे? क्लैरिटी में, कि आपको क्या करना है लाइफ में। आई पर्सनली बिलीव दैट ऑल द पीपल who do well in life, there is one common factor, which is that they have some kind of clarity. Yeah. Either they know what they want to do, or they know what they don't want to do. True. People who don't know either spend too much time in figuring that out. Yeah. And I wouldn't say that they get late, but then they lose their edge. So, आज की जनरेशन में जब सब कुछ इतना डायनेमिक है, times are changing, you need to have that clarity. Sure. But something like UPSC, civil services exam, prevents you from getting that clarity because you're just engaged in that cycle too much. I meet so many people, कभी कभी तो इंस्पिरेशनल भी होता है। एक दिन मैं अपनी सोसाइटी में थी और एक आइसक्रीम वाला था और वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था। लक्ष्मीकांत एक बुक है जो आपके फॉलोअर्स को पता होगा जो UPSC की तैयारी करते हैं, पॉलिटी के लिए मस्ट रीड बुक होती है। Okay. UPSC की तैयारी में इट्स लाइक दी टॉप 5 एसेंशियल बुक्स। तो वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था, तो द मोमेंट आई सॉ हिम रीडिंग लक्ष्मीकांत, आई सेड आर यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC? ही सेड यस। अब उसका एस्पिरेशन तो बड़ा है कि वो आइसक्रीम बेच रहा है और साथ में मैनेज कर रहा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एवरीवन वांट्स टू बिकम एन IAS विदाउट इवन नोइंग कि क्या है, क्यों बनना है। और अगर ऐसा होता कि IAS बनने से आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती या ये बेस्ट जॉब होती, तो लोग छोड़ते ही नहीं नौकरी। हम कितने सारे IAS ऑफिसर्स को जानते हैं जो जॉब छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो आपका आइडिया है सिविल सर्विसेज का वो रियलिटी से थोड़ा अलग है, या जो आपको बताया गया है सिविल सर्विसेज होगा वो रियलिटी से अलग है। तो आपको रियलाइज़ होता है इट्स नॉट एबल टू मीट माई एक्सपेक्टेशंस और आप छोड़ देते हो। और आसान नौकरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं एक बार पेपर निकाल लो उसके बाद तो ज़िंदगी बढ़िया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्ट्रेस, बहुत वियर्ड वर्किंग आवर्स, नो वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी सैलरी बहुत कम, ये सारी नेगेटिविटीज़ हैं। अब तो पावर भी थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पे कम होता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है ना। जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी वहाँ पावर कम हो। अब RTI है आपके पास, कुछ और नहीं, आप अपना फ़ोन निकाल कर एक वीडियो बनाने लग जाएंगे अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा होगा। राइट्स सबको अपने पता हैं, सब लोग अवेयर हैं, तो ऐसा नहीं है आपके पास अनलिमिटेड पावर है। और पावर भी अगर आपको ये पावर लगती है कि मैं एक मुझे लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं या मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं या मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये एब्सोल्यूट तो नहीं है। इसके भी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, आपके ऊपर लोग हैं, हायरार्की है जो आपको फॉलो करनी होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्हें लगता है वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो दुनिया बदल देंगे, हम आएंगे मैम, हम ये चेंज कर देंगे, ये सिस्टम ख़राब है। एक्चुअल में सिस्टम एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी है जो धीरे धीरे चल रहा है और धीरे धीरे ही चलेगा। आप एक दिन में सिस्टम नहीं बदल सकते। जो भी ये ट्राई करेगा कि मैं एक दिन में सिस्टम बदल दूं, वो एनार्की ला रहा है। क्रांति जो हम बोलते हैं लाना, एनार्की आएगी ना, उससे सब कुछ डिस्टर्ब होगा, फिर जाकर नया सेटअप बनेगा। नाउ नो गवर्नमेंट, नो कंट्री, no society is ready, no society is also ready to experience anarchy, क्योंकि anarchy का जो रिजल्ट अच्छा होगा उसकी प्रोसेस उतनी ट्रॉमेटिक होगी। तो सिस्टम में आप जो सोचते हैं हम बदलाव, आप छोटे मोटे बदलाव ला सकते हैं। I have a question कि I was reading a consulting firm का stat. So according to a consulting firm in Hong Kong, India ranks worst in bureaucracy throughout Asia. इंडिया की रैंकिंग ब्यूरोक्रेसी में एशिया में सबसे ख़राब है। एंड उसमें जो रेटिंग्स थी, आउट ऑफ 10 इंडिया को 9.21 मिला इन द वर्स्ट ब्यूरोक्रेसी इन एशिया। जब इतना डिफ़िकल्ट है टू गेट इनटू ब्यूरोक्रेसी, इतना ज़्यादा रेस है, इतना ज़्यादा गिन चुन के लोग जाते हैं, वाई इज़ इट स्टिल द वर्स्ट इन एशिया? क्योंकि मैं दूसरी कंट्रीज़ का भी स्कोर बताता हूँ। देन Vietnam scored 8.54, Indonesia 8.37, China scored 7.11. मतलब हम इनमें बहुत पीछे, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, इन सब से। इसके दो रीजंस हैं। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंसी ड्रिवन नहीं है।
हमारी ब्यूरोक्रेसी को ये टारगेट्स नहीं दिए जाते कि आप एफिशिएंट रहोगे तो आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे। अगर आप एक कलेक्टर हैं तो आपका कस्टमर, क्लाइंट एक विडो औरत भी हो सकती है, एक छोटी बच्ची भी हो सकती है जिसको स्कॉलरशिप चाहिए, विडो को विडो पेंशन चाहिए, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक स्ट्रीट हॉकर भी हो सकता है। तो एफिशिएंसी इज़ नॉट द क्राइटेरिया। इक्विटी पर हम बिलीव करते हैं कि सबको सर्विस मिल पाए और सब लोग बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा आधार कार्ड बांट दिए, आपने ज़्यादा लोगों को वोट करवा दिया, आपने स्कीम का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो ज़्यादा वाला क्राइटेरिया ही नहीं है। आप कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, कितने लोगों को इम्पैक्ट कर पा रहे हो, ये वाला क्राइटेरिया है। एक रीज़न ये है, बट दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का कॉलोनियल हैंगओवर है। ये इंडिया की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये तो ब्रिटिशर्स की ब्यूरोक्रेसी थी ना, जिसको हमने बस ले लिया और अब चलाए जा रहे हैं, और उसमें कुछ ज़्यादा रिफॉर्म्स भी नहीं लाए। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की बात होती है, हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, अलग अलग कमिटीज़ बनी हैं, सरकार ने अलग अलग कमिटीज़ बनाई हैं, बट अभी के इंडिया को मीट करने के लिए जो चाहिए ब्यूरोक्रेसी में वो है ही नहीं। तो हम अभी भी सर मैम कल्चर इज़ ब्रिटिश, बट हम वो फॉलो करते हैं। या ये कलेक्ट्रेट वाला जो कल्चर है ये ब्रिटिश है, आईपीएस ब्रिटिश है, ये सारी चीज़ें करते हैं। हमारे यहाँ पुलिस से डर लगता है लोगों को, पुलिस से दोस्त वाली फीलिंग तो नहीं आती। बट इज़ इट द सेम इन यूएस? व्हेन यू कॉल 911 यू डोंट फील स्कैर्ड, यू फील दैट दे विल कम एंड हेल्प यू। बट यहाँ पर रिवर्स है। कोशिश कर रहे हैं हम भी कि वो इमेज बदली जाए, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट दिस ब्यूरोक्रेसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व नीड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, और क्योंकि उसमें उतना रिफॉर्म नहीं आया तो इसलिए जो हम ये नंबर्स देखते हैं, हम देखते हैं, इसलिए रेड टेपिज्म भी है। ब्रिटिशर्स का क्या था, मेरा मन होगा तो मैं फाइल आगे साइन, बिकॉज दे वर नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो तो हमें रूल कर रहे थे ना, वो तो इम्पीरियलिज्म था कि डिक्टेटरशिप थी, एक किसी का राज है और वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन वो चला आ रहा है। अब भी अगर किसी ऑफिसर का मन होगा तो साइन करेगा, नहीं हुआ तो फाइल आपकी पड़ी रहेगी। आज भी होता है, आज भी होता है। पर अब गवर्नमेंट ने क्या, बहुत सारे मैकेनिज्म्स निकाल दिए कि ऑनलाइन कर दिया, और एक टैट सेट कर दिया है कि आपको 90 डेज में ही करके देना है, वरना टर्न अराउंड टाइम, राइट? या टर्न अराउंड टाइम, या आपसे वो रिपोर्ट्स मांगते हैं कि आपके पास इतनी पेंडेंसी थी, बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई। और ये ना जोक एक मैं अक्सर सुनाती हूँ स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में। हरियाणा का सेटअप था, एक फार्मर था, उसके पास मुर्गे थे, तो उसके पास एक सिविल सर्वेंट आया इंस्पेक्शन के लिए। उसने कहा, हाँ भाई अपने मुर्गों को क्या खिलाते हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं खिलाते, हम तो ऐसा जो भी पड़ा होता है अपने आप खा लेते हैं, कचरा वचरा ये वो। अब वो जो ऑफिसर था वो था फूड इंस्पेक्टर। तो उसने कहा, ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, हाइजीन स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे, ये मुर्गों के अंडे जाएंगे फूड चेन में और सारा ख़राब होगा, तो पेनल्टी लगेगी। उसने पेनल्टी भर दी। अब 2 दिन बाद फिर से कोई आया सरकारी, उसने कहा, हाँ जी क्या खिलाते हो अपने मुर्गों को? उसने सोचा, पिछली बार मैंने कूड़ा बोला था तो इस बार कुछ अच्छा बोलता हूँ ताकि पेनल्टी ना लगे। उसने बोला, जी मैं तो काजू बादाम खिलाता हूँ अपने मुर्गों को। अब इस बार था इनकम टैक्स वाला, तो उसने कहा, काजू बादाम खिलाते हो, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, चलो फ़ाइन भरो। फिर से फ़ाइन हुआ। तीसरी बार जब कोई ऑफिसर आया तो किसान से पूछा, भाई क्या खिलाता है अपने मुर्गों को? उसने कहा, जी मैं कुछ नहीं खिलाता, मैं दोनों को 5-5 रुपए दे देता हूँ, बोलता हूँ जो मन है खा लो। तो ब्यूरोक्रेसी का हाल ये था। लेकिन क्या अब वैसा है? अब हम इतने एक्टिविज्म का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब हमें अपने राइट्स पता हैं। बट तो भी कुछ नहीं होता, बहुत सारी जगह पे आज भी ऐसे ही है, और कहीं कहीं में पार्शियल है, कहीं कहीं में कंप्लीट है। बदल तो रहा है ना। हाँ, बदल थोड़ा बेटर तो हुआ है, थोड़ा बेटर हुआ है, पर है तो हालत वही, जहाँ पे तुम्हें मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं बिजनेस हाउसेस की बात करूँ एंड छोटे शहरों की बात करूँ, मे बी मुंबई दिल्ली में बेटर हो गया है, राइट? लाइक इन माई वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ ग्रेट। आई डोंट थिंक हमारे इधर कोई किसी को भी प्रॉब्लम आती। ऑल द फ्रेंड्स दैट आई स्पीक टू नोबडी टॉक्स अबाउट इट। बट जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो मे बी ग्वालियर में बिज़नेस चला रहे हैं, भोपाल में चला रहे हैं, रतलाम में चला रहे हैं, इंदौर में चला रहे हैं, जबलपुर में कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत दिक्कत। और आज भी यही होता है कि पोल्यूशन वाले डिपार्टमेंट आते हैं, हाँ। क्या पोल्यूशन निकलता है? कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं, ये लो फाइन, तुम छुपा रहे हो। अच्छा, धुआं निकलता है, ये लो फाइन। कुछ भी हो फाइन, अगर उनका मन है तो फाइन लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है। बट अवेयरनेस के बाद भी यू हैव योर ऑल पेपर्स, यू हैव राइट। आई टेल यू, इट हैपेंड विद मी व्हेन आई यूज्ड टू डू बिजनेस।
नहीं, मैं एम्बेसडर नहीं बनना चाहूँगी ये कहने का कि सब बदल गया है या चेंज हो रहा है, यस, लॉट ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पे पहले मुझे ऐसा बहुत, लगता है स्कोप कम होता जा रहा हाँ है। मतलब जहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया कि ऑनलाइन फॉर्म हो गया, तो वहाँ पे ऑप्शंस कम होते गए। बट बहुत जगह ऐसी है डिसीजन मेकिंग रहेगी, वहाँ डिस्क्रिप्शन तो या रहेगा। फॉर्म होने के बाद भी, मतलब सब क्लियर होने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद भी आपको होता है, क्योंकि और आई थिंक द बिगर प्रॉब्लम इज ऑल्सो आपका डर इतना है ना कि आप उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना भी नहीं चाहते। वो भी, और दूसरी बात ये भी कि आपको क्या लगता है इंडिया में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं सब लोग अपना GST पूरा पे करते हैं? नहीं करते, बट क्या जस्ट बिकॉज कुछ लोग खराब कर रहे हैं, हर कोई थोड़ी चोर होता है। बहुत माई सारे लोग प्रॉब्लम खराब इज, कर रहे आई हैं। टेल यू, एक ना बहुत बढ़िया बात बोली थी किसी ने मुझे यहीं पे पॉडकास्ट पे, एक बिजनेस ओनर ने, उन्होंने, वो इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, मल्टी बिलियनर हो गया, एंड ही सेड कि मैंने इतना धंधा किया है, 40 साल से धंधा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ इंडिया के बारे में। ऑफ कैमरा ही टोल्ड मी एंड आई लव्ड व्हाट ही सेड, बट इट्स रियलिटी ऑफ कंट्री। मतलब जब आप अमेरिका में जाते हो ना, तो ऑफिसर आपको या गवर्नमेंट आपको देखती है कि यार तू टैक्स पेयर है, तो तेरी इज्जत करनी है। इधर जब जाते हो ना, तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स और टैक्स पेयर देखते हैं ये तो चोरी है, ये बड़ा बन गया, ऐसा चोर करके क्या, तो इससे निकलवाते हैं। एंड दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंट ऑफ परसेप्शन जो अब चेंज हो रहा है 100%। बट अगर कोई बिजनेसमैन जो 40 साल से धंधा कर रहा है वो बोल रहा है, उसको पता होगा यार कुछ। यार US कितनी पुरानी कंट्री है, मतलब कितनी पुरानी डेमोक्रेसी है। हम तो अभी बच्चे हैं, हमने उनके आधे साल भी नहीं किए। बट यू फील ये होता है? बिल्कुल होता है, हर जगह पर होता है, बहुत सारी तो चीज़ें। क्या होता है ऐसा, मतलब जब 0.01% लोग चूज हो जाते हैं, इतना स्क्रूटनी होती है, हर कोई उनको हर लेवल पे टेस्ट करता है कि वो करप्ट तो नहीं है, इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे, कैसे हो रहे, वो इस जोश में जाते हैं। आई प्राइमरीली बिलीव कि हर ह्यूमन बीइंग अच्छा होता है। आई प्राइमरीली बिलीव कि वो बचपन से ऐसा नहीं सोचता कि मैं बड़े होकर कुछ बेकार करूँगा, दूसरे लोगों का काम ख़राब करूँगा। उसको आगे बढ़ना है, येस बढ़ना है, वो बढ़ना चाहता है। तो जब अच्छे इंटेंशन से जाते हैं, डू यू थिंक कि स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम होती है, इंटरव्यू के टाइम पे सही तरीके से हम सही लोगों को चूज़ नहीं कर पाते हैं, हम वैल्यू सिस्टम नहीं जज कर पाते हैं, कि सिस्टम ऐसा है कि वहाँ कितना भी क्लीन आदमी जाए, कुछ ना कुछ सिचुएशन या कुछ सिटीज़ या स्टेट में जाएगा, वहाँ पे उसको दूसरे लोग करप्ट कर ही देंगे। व्हाट डू यू थिंक इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन कंट्री, जो बहुत कम हो रहा है 100%, देयर इज नो डाउट टू इट कि पहले से कम हुआ है, बट हो तो अभी भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्क्रीनिंग। वैसे भी आप 1 घंटे के इंटरव्यू में सब कुछ तो किसी का चेक कर ही नहीं सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि लोग फेक नहीं करते हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी लोग सर्विस में जा रहे हैं, सबका मोटिव कोई इम्पैक्ट लाना नहीं है। बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जिनका मोटिव ये है। सबका मोटिव सेल्फिशली ड्रिवन है। किसी को पावर चाहिए, पावर से पैसा चाहिए, फिर पैसे से पावर चाहिए, तो वो एक अपने आप में विशेष सर्कल है। तो उनको क्लैरिटी है कि चाहिए। और बची बात ये कि आप जो कह रहे हो क्यों करते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम, या होते तो इनहेरेंटली वो भी अच्छे इंसान हैं। आप मुझे बताओ, आज की डेट में 80,000 to 90,000 सैलरी होती है एक IAS ऑफिसर की। क्या घर चल सकता है 80,000 to 90,000? मैं करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर रही, पर मैं ये बोल रही हूँ कि हमें मैकेनिज्म्स डिवाइस करने पड़ेंगे अगर हमें करप्शन को बीट करना है। जैसे कि ये कि सैलरी बढ़ाना, जैसे कि ये कि ट्रू वर्थ को कॉम्पनसेट करना, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं शायद उनकी भी इससे 4 to 5 टाइम्स सैलरी होती है, और एक IAS ऑफिसर का काम तो बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे की नौकरी है। तो आपको एक ड्यू कॉम्पनसेशन देना मतलब ज़रूरी है, इस पर सोचा जा सकता है। और करप्शन ना यार सिर्फ ऑफिसर्स नहीं कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। सोसाइटी कर रही है। तो वो पूरी सोसाइटी का माइंडसेट है करप्शन वाला। अगर एक ऑफिसर जो करप्ट नहीं है, उसके नीचे और ऊपर वाले लोग करप्ट हैं, या फिर उसको लोग अप्रोच करते हैं बार बार, और हो सकता है आप X अमाउंट के लिए करप्ट ना हो, X + 100 के लिए हो जाओ, फिर हो सकता है आप X + 100 के लिए नहीं हो, X + 1000 के लिए हो जाओ, X + लाख, X + करोड़। तो देयर इज नो एंड टू इट। द पॉइंट इज एज अ सोसाइटी हम ऑपरेट ही करप्शन पे करते हैं। बट आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मतलब इट्स नॉट मॉरली गुड, बट एज एन इकोनॉमिस्ट करप्शन इज़ ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी। अगर करप्शन नहीं होगा इकोनॉमी में तो सब कुछ बहुत स्लो चलेगा। उससे बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे, उससे प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होगी, उससे GDP इम्पैक्ट होगा, तो जो पूरे नेशन का आउटपुट है वो भी इम्पैक्ट होगा। तो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि थोड़ी करप्शन जो है वो ग्रीस होती है इकोनॉमी के लिए। तो वो
होती रहनी चाहिए. नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग इट इन एनी वे और नॉट दैट यू नो आई वांट टू टॉक इन पॉजिटिव लाइट अबाउट इट, बट जस्ट दैट. No, but interesting concept. Yeah. Is it? इकोनॉमिक्स के Like, क्योंकि पर्सपेक्टिव if you look at जितना बड़ा इंसान उतनी जल्दी उसका काम होता है. एंड अगर हर किसी को सेम लेंस से सेम तरीके से देखने लगे तो बड़ा इंसान बड़ी लेवल पे बड़ा इम्पैक्ट बहुत जल्दी नहीं ला पाएगा, बड़ी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएगा. तो उसे आसपास वो करप्शन करता है, इसलिए उसका काम जल्दी हो जाता है. दुबई जाते हैं तो वहाँ पर वो बोलते हैं यू कैन जंप द क्यू इफ यू पे एक्स्ट्रा, दे गिव यू दिस स्ट्रैप, यू नो, इफ यू गो टू एनी रिक्रिएशनल पार्क और एनीथिंग. हाँ, VIP या यू कैन जंप द क्यू. अब क्यों करना है क्यू जंप? मतलब आप सोचोगे कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, टिकट तो सब लेकर आए हैं. तो यही तो करप्शन हटाने का तरीका हो उनके सकता पास है. टाइम कम है, मतलब जो लोग जंप दी क्यू करना चाहते हैं वो पे कर रहे हैं. और ये है भी, अगर आपको अपनी फाइल मान लो कुछ प्रोसेसिंग जल्दी करानी है, लेट्स से पासपोर्ट की एप्लीकेशन है तो उसका एक तत्काल एप्लीकेशन होता है और एक उसका नॉर्मल एप्लीकेशन होता है. आप तत्काल में प्रीमियम पे करते हो, बट ऐसा हर चीज़ में कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है. मतलब होना तो इवेंचुअली वही चाहिए. आइडियल वर्ल्ड में तो वही होगा. मतलब आज आपको अगर 3 जोन्स बना दो, ये लो 50% इनकम टैक्स वाले, लो फास्ट सर्विस वाले. लेकिन मुझे उसमें ये बताओ कि अगर ये हम हॉस्पिटल के बेड्स में कर देंगे, कोविड के टाइम अगर ऐसा होता कि आप प्रीमियम पे कर दो और आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बेड दे देगी या ऑक्सीजन सिलेंडर दे देगी, तो एज अ वेलफेयर स्टेट हम कहाँ जाएंगे? ये हम हर चीज़ में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ एक कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं है ना, हम एक सोशलिस्ट स्टेट हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं. हमें जो लाइन के एंड में खड़ा है आदमी उसके बारे में भी सोचना है. तो फिर तो गरीब जो है वो और गरीब होता ही जाएगा, क्योंकि जो रिच है वो पैसे देकर काम करा सकता है. Is it like, I'm just asking a question. My knowledge to this is not very great, but just a question कि अगर मान लो we make 3 slabs example, सर्विस बेसिस पे, तत्काल सर्विसेज पे, ये इंसान है, इसको इतने टैक्स लगता है नॉर्मल सर्विस, ये आपको थोड़ा फास्ट सर्विस के लिए 20% ज़्यादा लगेगा, एकदम अल्ट्रा फास्ट के लिए आपको 50% लगेगा. तो टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगा. जब टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो प्रॉब्ली मतलब स्टेट के पास वेलफेयर पे खर्चा करने के लिए पैसा भी तो बढ़ेगा. एंड देन दैट दे कैन यूज़ फॉर स्पेसिफिक स्पेसेस. बिल्कुल ठीक बात है, पर आप क्या सिर्फ यहाँ पैसे के बेस पर डिसाइड कर रहे हो ना कि आप किसको कितनी जल्दी रिवॉर्ड करोगे? क्या आपने ये सोचा कि जो आदमी नॉर्मल वाला कर रहा है, हो सकता है उसकी नीड ज़्यादा हो सकता है उसकी अर्जेंसी ज़्यादा हो. मान लो उसको भी पासपोर्ट चाहिए और एक ही दिन है उसके पास, उसकी मदर डेथ बेड पर है, या फिर उसको हॉस्पिटल, उसको कैंसर के लिए ट्रीटमेंट चाहिए और कोई और है जिसे बस बुखार के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, पर वो अफोर्ड कर सकता है कि वो फास्ट सर्विस ले ले, तो आपने उसको बुखार का ट्रीटमेंट तो जल्दी कर दिया, पर कैंसर वाले का नहीं किया. दैट इज द प्रॉब्लम. मैं ये बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे करप्शन के थ्रू भी तो वही हो रहा है. जिसको कैंसर के लिए बेड चाहिए उसको तो आज भी नहीं मिल रहा. क्या हमें बेटिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए? जो सट्टा खेलते हैं लोग, उसे लीगलाइज कर देना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू मिलेगा सरकार को उससे. लोग खेल तो अभी भी रहे हैं, बट क्यों नहीं करते हम उसको लीगलाइज? इसलिए नहीं करते ना बिकॉज फॉर अ सोसाइटी इट्स नॉट गुड. क्योंकि और कम पैसे वालों को ज़्यादा आदत लग जाएगी. मिल सकते हैं. अभी भी अगर देखा जाए गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू अल्कोहल से आता है. जिन स्टेट्स में प्रोहिबिशन लगा उनका रेवेन्यू सफ़र कर रहा है. तो उस बेसिस पर तो हमें मैरिजुआना भी लीगलाइज कर देना चाहिए क्योंकि लोगों की चॉइस है. सरकार का ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज. द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट जस्ट टू मेक मोर मनी. और ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना वेलफेयर कर पाएंगे. अगर आज गवर्नमेंट चाहे तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है वेलफेयर करने के लिए, इसलिए वेलफेयर नहीं हो रहा. ऐसा नहीं है. द पॉइंट इज वेलफेयर इटसेल्फ इज सच अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट दैट यू नो इवन इफ गवर्नमेंट स्पेंड्स, they don't know how to solve it. Yeah, they don't know how to solve it and it will only happen eventually. और कभी भी 100% solve नहीं हो सकती ये सब problems. And because ये complexity है इसलिए जो system में जाता है वो इनमें घूमता रह जाता है and then they don't know what to do. There are so many so people out there. So they get selfish and then just move around things. There's so many people out there who think that you know they will be honest after joining the system also. But system corrupts them because you are seeing कि मैं तो कुछ नहीं भी कर रहा फिर भी ये चल ही रहा है. मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, but this is still happening. तो कहीं पे तो इंसान टूट जाता है. हाँ, कहीं पर टूट जाता है. और जो नहीं टूटते हैं, सिस्टम बहुत अलग अलग तरीक़ों से, कोई उस पर प्रेशर डलवा देगा, कोई किसी से कहलवा देगा, तो वैसे वाली चीज़ें हैं. बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग करप्ट हैं. कुछ लोग हैं जो सिस्टम में होने के बाद भी चूज़ करते हैं कि नहीं करना है और इसीलिए चीज़ें बेटर हो रही हैं. डू यू थिंक कि करंट सिचुएशन में
बिना करप्ट हुए, बिना किसी की बूट लिकिंग करे, क्या कोई ऑफिसर रैंक्स में टॉप ऑफ द रैंक तक पहुंच सकता है? आपको पता है क्या, इट्स एन अनसेड सीक्रेट, जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं इन सबकी ईगो बहुत फ्रेजाइल होती है। ऑफिस में आपके पास बहुत अथॉरिटी है, पर घर पे आप क्या होते हो? यू जस्ट अ हस्बैंड or a father or a son. You are not a civil servant at home. But the hangover is so much that for some people they bring it home also. तो ऐसे हम कभी कभी जोक करते हैं, अब यू नो व्हेन वी वाइव्स सिट टुगेदर, कि एक डोरमैट होना चाहिए जिस पे लिखा हो कि ऑफिसर नॉट अलाउड घर के बाहर, तो ऑफिसर छोड़कर आना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई से कि ईगो बहुत फ्रेजाइल होती है, सिस्टम ने इतनी पावर दे दी है, इतना ग्लैमराइज कर दिया है, सब आपको ऐसे दिखते हैं कि ओ ओके यू आर सिविल, आप भगवान हो, तो आप अपने खुद के फ्लॉज नहीं देख पाते हो। और इसीलिए आपके नीचे वाले भी जो लोग हैं, जैसे सिस्टम में भी ऐसा नहीं है ना कि आईएएस सब आईएएस हैं, कोई एक बैच का आईएएस है, कोई दूसरे बैच का आईएएस है, तो देयर इज हायरार्की, और वो एक एक साल के गैप से ही हायरार्की है। अब उस हायरार्की में भी तो आपको लोगों को प्लीज़ करना है। अगर कोई 2014 बैच का ऑफिसर है और कोई 2012 बैच का ऑफिसर है, तो वो 2012 वाले को ऑफेंड थोड़ी कर सकता है। अब भले ही वो सही हो या गलत हो, just the way in private sector you cannot afford to displease your boss, ऐसे ही आप वहाँ पर भी नहीं कर सकते। पर वहाँ पर स्टेक्स इसलिए हायर हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आपका काम दिख जाता है, if you're hard working और if you're meeting your targets। यहाँ पर टारगेट्स वगैरह नहीं है, पर यहाँ प्रमोशन सबका होता है। इवन इफ यू आर समबडी जो ना करप्ट है, ना बूट लिकिंग करता है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है, और तो और अपना काम भी नहीं करता है, आप काम भी नहीं करते हो तो भी आपका प्रमोशन हो जाएगा ना। Really? हाँ, मतलब गवर्नमेंट में हर किसी का प्रमोशन होना है। हाँ, क्योंकि वो आपके पूरे बैच का होता है, अनलेस एंड अनटिल आप पे कोई क्रिमिनल केस है, आपके रिपोर्ट्स बहुत खराब तो बस प्रमोशन हो जाए। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे, मतलब यही तो प्रॉब्लम है कि मेरिट के लिए रिवॉर्ड नहीं है, तो इसलिए लोग डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं, डिसइंसेंटिवाइज फील करते हैं कि मैं क्यों ज़्यादा काम करूँ। अगर मैं 5 बजे तक काम कर रहा हूँ तो भी उतनी सैलरी मिल रही है, और अगर मैं 8 बजे तक काम कर रहा हूँ तो भी उतनी सैलरी मिल रही है। तो इन फॉर्म्स ऑफ मनी तो कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा, बट अगर मैं 5 बजे तक काम कर रहा हूँ तो मेरा बॉस शायद मुझे गाली दे देता है, लेकिन अगर मैं 8 बजे तक कर रहा हूँ तो गाली नहीं दे रहा। बट क्या बॉस की गाली से पेट भरेगा? मतलब टैंजिबली इट डजंट चेंज अ लॉट, सो योर सैलरी डजंट गेट इम्पैक्टेड इफ यू आर वर्किंग टू मच और यू आर वर्किंग टू लेस, इट इज जस्ट द सेम। आई हैव अ क्वेश्चन कि नॉन इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं उनके लिए इतना इनएक्सेसिबल क्यों है पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम एंड एंटरिंग द होल सिस्टम? क्योंकि अगेन स्टैट कि 5% से भी कम लोग इंडिया में यूपीएससी एग्ज़ाम्स है जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, हिंदी में देते हैं, बाकी सब इंग्लिश में देते हैं। ऐसा क्यों? मतलब डज इट मीन कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इंसान है उसके पास तो पहले ही वो एक हैंडीकैप से स्टार्ट कर रहा है कि उसके पास राइट ही नहीं जीतने का? लाइक देयर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, इनफैक्ट उनकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो लोकल लेवल पे एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके वेलफेयर पे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एज है इंग्लिश वाले लोगों को, बट अगेन आई माइट साउंड रेपिटेटिव इन दिस, इट इज़ कॉलोनियल। सुप्रीम कोर्ट क्यों इंग्लिश में हियरिंग करती है सारी? अब हम वहाँ भी बोल सकते हैं कि लोगों के पास जो शुरू करना चाहते हैं हिंदी में, उनके पास तो है ही नहीं अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा हुआ इसलिए। क्योंकि यूपीएससी भी जब बना, कमीशन बना, या जो सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर बेस्ड था, तो वो रह गया, उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले लोग सक्सीड नहीं करते हैं या उनके लिए बहुत अनफेयर है। मुझे लगता है इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेयर अगर कोई एग्ज़ाम है तो वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है। यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो नॉन बाइज्ड है, जो मेरिट को रिवॉर्ड करती है, टाइम पे एग्ज़ाम होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम लीक हो गया, चीटिंग हुई उसमें, या कोई किसी तरह का धांधलेबाजी, करप्शन हुआ। स्टेट सर्विसेज में आप देखोगे ऐसा हो जाता है, यूपीएससी में नहीं होता। स्टेट सर्विसेज में हो सकता है और एसएससी बाकी सब में हो सकता है। यूपीएससी की एक अपनी सैक्रोसैंक्ट इमेज है जो मतलब इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से है। ओके, टेल मी, आपने ना स्टार्टिंग पे जब हमने बात करना स्टार्ट करी थी आईएएस एंड दिस होल सिविल सर्विसेज का टॉपिक, तो आपने बोला था कि कोचिंग सेंटर्स ने बहुत ग्लैमराइज कर दिया है। क्या मीनिंग था? व्हाट इज़ द, हर इंडस्ट्री में जैसे आईआईटी में, मेडिकल में, हर जगह ना कोचिंग इंडस्ट्री का एक माफिया है
एंड दे रन द शो। यस, यहाँ पर भी ऐसा होता है? बिल्कुल जैसा कोचिंग माफिया? बिल्कुल। क्या होता है कोचिंग माफिया, कैसे ल्योर करते हैं, क्या है एंड टू एंड? जस्ट एक्सप्लेन मी द होल प्रोसेस। आज से कुछ साल पहले तक क्या होता था, आपको कॉलेज के बाद ट्रैप किया जाता था कि कॉलेज के बाद आप आइए और आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दीजिए, हम आपको कोचिंग देंगे, हम सब तैयार कराएंगे आपके सब्जेक्ट्स, और आपका सिलेक्शन होगा, हमारे ये टॉपर्स वो टॉपर्स। इस पर गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ एक्शंस लिए हैं कि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी है, आपसे कौन सा कोर्स किसने लिया, बिकॉज आप ऐसे जनरली नहीं क्लेम कर सकते। जैसे IIT में, जैसे नीट में एक टॉपर होता है, उसका नाम 4 कोचिंग सेंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसने 4 जगह से कोचिंग ली हो। तो आपको और मुझे दोनों को पता है कि क्या हुआ होगा। तो सेम इस इंडस्ट्री में भी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब लोग ना 10th के बाद ही स्टार्ट कर दिए ट्रैप करना बच्चों को। अब 10th के बाद किसी बच्चे को ट्रैप करो आप, 12th के बाद कुछ करना उसे अंडर ग्रेड के लिए तो समझ आता है, लेकिन अगर आप उसको 10th के बाद ही ट्रैप कर रहे हो और फॉर समथिंग जो उसे ग्रेजुएशन के बाद करनी है, मतलब आप देखिए बीच में 5 साल हैं, 6 साल हैं, हो सकता है 6 साल में उसका मन बदल जाए, या हो सकता है 6 साल में रूल्स बदल जाएं, या फिर आपने उसको अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस भी ढंग से लेने नहीं दिया क्योंकि आपने उसको कॉलेज से पहले ही ट्रैप कर लिया। क्यों ज़रूरी है कि हम सब कॉलेज का एक्सपीरियंस अच्छे से लें? हमारी जो पर्सनालिटी शेप होती है, हमारी जो चॉइसेस हम मेक करते हैं, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, वो सब हमारे एनवायरनमेंट से आती है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में गए हैं, आप एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होंगे, आपके पास फॉल बैक करने के लिए कुछ होगा। अगर आपका UPSC का एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो आप भी एक्सप्लोर कर पाएंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए। UPSC इज़ नॉट दी ओनली थिंग। वहीं अगर आप एक ऐसे कॉलेज में हैं जहाँ पर कुछ और होता ही नहीं है, ना पढ़ाई अच्छी है, ना एक्स्ट्रा करिकुलर है, ना कोई और अपॉर्चुनिटी है, तो आपको लगेगा ठीक है यार, मैं भी सिविल सर्विसेज दे देता हूँ। तो इसलिए बच्चों को अच्छे कॉलेज से जाने से वंचित करना सिर्फ कोचिंग के नाम पर मुझे लगता है गलत है। बट आफ्टर ग्रेजुएशन जो लोग कोचिंग लेने आते हैं वो बच्चे नहीं होते, क्योंकि UPSC के लिए एलिजिबिलिटी है 21 ईयर्स। तो तब तक आप अपने एडल्टहुड में होते हो, आप अपने ठीक डिसीजंस ले सकते हो। तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए बैठना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये इंडिया में लोगों को लगता है ये एग्ज़ाम एक शॉर्टकट है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो विदिन 2 ईयर्स आपकी लाइफ बदल जाएगी। No other profession in our country or maybe anywhere is so quick in its rewards. आप कितने साल से ये जर्नी कर रहे हैं? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम से। लेकिन अगर किसी को IAS बनना है तो उसके लिए 2 साल काफ़ी हैं। अगर आपने 2 साल में पेपर निकाल लिया, 3 साल में पेपर निकाल लिया, आप सीधा एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन जाते हैं। आपके अंडर मतलब 150 लोग काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कितना बड़ा शॉर्टकट है, कि कितना इंस्टेंट प्रमोशन हो गया। जो करने में लोगों को शायद 7, 8, 10, 12 साल लगेंगे, वो आपको इमीडिएटली मिल गया। तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम हो जाता है, इसलिए लोग ल्योर हो जाते हैं। अब जब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम होता है, उसमें अगर कोई आपको बोले कि मैं करा दूंगा तुम्हारा, या मैंने 100 लोगों का कराया है, या हमें तो पता है, या हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, तो आप आ जाते हो उनके झांसे में। और जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, उनके पेरेंट्स ने ट्राई तो सिविल सर्विसेज किया होता है, पर वो नहीं हुआ होता तो वो स्टेट सर्विस, कोई किसी PSU में, कोई किसी यूनिवर्सिटी में, कोई बैंक के एग्ज़ाम निकाल के कहीं कहीं फिट हो गया होता है। पर सपना तो IAS वाला ही रह जाता है ना। और सबसे बड़ी बात ये, सिर्फ वो लोग नहीं जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो खुद IAS बन जाते हैं वो भी अपने बच्चों को IAS ही बनाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज का ना एक परसेप्शन है अपना, और वो परसेप्शन से लोग पार्ट नहीं करना चाहते। जैसे जब लोग रिटायर होते हैं, आइडेंटिटी, जब आप IAS रहे हो 65 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, 60 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, और आप 60 साल बाद रिटायर होते हो, तो आप वो उससे पार्ट नहीं करना चाहते। मतलब it's very rather funny. I still remember 4-5 years back I met someone, and you can say that it was kind of a date. I meet this guy, and my brother was also sitting there, my elder brother, and he introduced me to the person. And the moment he just shook his hand with me, he offered his hand to me to shake his hand. He said, "Hi, I am IAS," and then he said his name. So I was like, you need to tell your name before. How can you be so obsessed with this idea that you are IAS and then you have to tell your name? तो अब लोग यही है, जो लोग सिविल सर्विसेज में हैं, उनके लिए ये सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो ऐसे हम एक कविता भी है कि वो प्रीफिक्स फॉर देम इज इंपॉर्टेंट। नहीं,
इसने अच्छा, प्रीफिक्स में बोला था, हाँ, वैसे वैसा नॉर्मली है, लोग suffix ABC IAS ABC IPS ऐसे बोलते हैं ना, तो हम कहते हैं ये जो 2-3 अक्षर लग गए हैं तुम्हारे नाम के आगे, ध्यान रहे ये अक्षर तुम नहीं हो। इन अक्षरों से तुम हो सकते हो लेकिन ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम इन अक्षरों की कुर्सी पर जरूर बैठो पर ये अक्षर तुम्हारे सर पर ना बैठ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि True. आप, मैं बहुत पहले ट्वीट किया था एक आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में हो या कोई भी प्रोफेशन में या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पे हो, अगर तुमने जब वो क्रैक कर लिया उसके 5 साल बाद भी तुम्हें उसका सहारा लेना पड़ रहा है खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो ट्रस्ट मी तुमने ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है। सही बात है। Like great that you are from this esteemed institution or part of this organization. It's great, but next 5 years is about You need to achieve actually something making else, better. Yeah, जिससे आपको- your name should stand out Yes. and it should be bigger. Saying all of this, I want to put out one personal caveat that I've felt. मैं जितने IAS ऑफिसर से मिला हूँ ना अभी, मैं हर बार इम्प्रेस होता हूँ। मतलब आई डोंट नो क्या है उन लोगों में, हर बार वो एक मेरे को नई पर्सपेक्टिव देते हैं। मुझे पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में बहुत मज़ा आता है कि हर इंसान का पैटर्न क्या है। एक टाइप की कैटेगरी के लोगों को एक टाइप जैसे तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट। दिस तो एक पैटर्न होता है जो प्रोफेशनल्स और जो इंस्टीट्यूशन में होता है जिनका एलिटिज्म करियर्स होते हैं, वो आपने बता दिया कि वो अपने नाम के आगे पहले यही लगाते हैं। हर कोई करता है, डॉक्टर्स भी पहले डॉक्टर लगाएंगे, CA अपना CA लगाएंगे, ठीक है, IAS ऑफिसर्स IAS लगाएंगे, हर कोई अपना एक वो लगाता है। दैट्स एन एलिटिज्म, प्रोफेशनल्स करियर्स वो सब करते हैं, राइट। लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, हाई कोर्ट लॉयर, वो लगाए, एवरीबडी विल राइट दैट, राइट। तो मैं और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ, पर मैं जितने IAS ऑफिसर्स मिला मेरे को हर कोई एक नया पैटर्न देता है, एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय देम एवरी टाइम आई मीट देम। अलग ही पर्सपेक्टिव, अलग ही इंसान, या लाइक दे नो सो मेनी थिंग्स, दे नो सो मेनी थिंग्स अबाउट सो मेनी। हर बार इम्प्रेस किया है मुझे। मैं आई एम मीटिंग एन IAS, आई एम वेटिंग टू मीट एन IAS ऑफिसर जो मुझे इम्प्रेस नहीं करे, जो मुझे लगे कि अरे इसको किसने बना दी। लाइक never in my life this has happened. I'll help you meet such people also. But most of them are this way because one, they are well read, and two, they continuously keep working on themselves. I'll give you a very small example. बहुत कम सिविल सर्वेंट्स ऐसे होंगे, मैं तो हार्डली, मैं नहीं जानती किसी को जो सुबह अखबार नहीं पढ़ते हो। अब उन्हें कोई एग्जाम तो निकालना नहीं है, क्यों पढ़ना है उन्हें अखबार? आदत हो गई, अच्छी आदत है। आप जब IAS बनते हो, कुछ आपकी प्रिपरेशन का टाइम और कुछ आपकी ट्रेनिंग का टाइम आपके अंदर अच्छी आदतें छोड़ जाता है, जिसमें से एक है अखबार पढ़ना, जिसमें से दूसरा है किताबें पढ़ना, जिसमें से तीसरा है लोगों से डीलिंग। तो ऐसे ये वाली जो आदतें हैं, ये अगर आप छोड़ दो तो फिर यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। तो ये इतनी ज़्यादा इंग्रेन हो जाती हैं आप में, देन यू आर सिटिंग विद सिमिलर काइंड ऑफ पीपल। अगर आप वेल रेड नहीं हो और आप अपने बाकी फेलो बैचमेट्स के साथ बैठे हो तो आपको खराब लगेगा, इंफीरियरिटी लगेगी यार। फिर जब आपको काम भी करना होता है तो लॉज आर इवॉल्विंग, चेंज होते रहते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। यू ऑलवेज हैव टू कीप रीडिंग। अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। तो ये सारा कुछ इस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। यू नो, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, एक IAS है, हम दोनों जानते हैं, उनसे मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग जो हर IAS ऑफिसर को कभी ना कभी लाइफ में मिल ही जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में सब गलतियां करते हैं, राइट? गेस हिज आंसर। आई डोंट नो, मे बी। ओके, सो ही सेड कि IAS ऑफिसर कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता इन हिज वर्ड्स, उसे डिप्लोमेटिक ही रहना पड़ेगा। और ये बहुत टाइम बाद सीखते हैं, एंड फिर उसके बाद एक अपग्रेडेड लर्निंग आती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एक्शन में रहना है, वर्ड्स में हमेशा डिप्लोमेटिक रहना है। अच्छी लर्निंग है। एंड क्योंकि बहुत लोग आते हैं स्टार्टिंग में सीधे, हाँ मेरी तरफ से ये सही है, ये कर दिया, ख़त्म। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं फिर वहाँ पे, किसी को आपने डिस्टर्ब कर दिया, प्रॉब्ली माइनॉरिटी को, मेजॉरिटी को, कम्युनिटी को, पॉलिटिशियन को, एंड आप नहीं लड़ सकते क्योंकि हर किसी के लिए कुछ सही है और हर किसी के लिए वही चीज़ गलत है। So लेकिन एज एन आउटसाइडर मुझे लगता है कि एक सिविल सर्वेंट के लिए जो सबसे बड़ी लर्निंग होनी चाहिए वो एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है एटलस सिंड्रोम। ओके, आपने एटलस की पिक्चर देखी है? जो ग्रीक गॉड एटलस है, उस पूरा अर्थ उसने उठाया हुआ अपने हाथ पे। उसे लगता है मैं ही पूरा अर्थ उठाकर घूम रहा हूँ। ऐसे हर सिविल सर्वेंट को लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ,
You know, everything is on my shoulders. If today I sleep some bit more, things will change. अगर मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा. But ऐसा नहीं है. हर कोई रिप्लेसेबल है. हर कोई अपने हिस्से की चीज़ें कर रहा है. और अगर आप थोड़ा कभी ब्रेक ले लेंगे या आपसे कुछ गलती भी हो जाएगी या कुछ छूट भी जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा. मतलब लेट्स से कोई एक सिविल सर्वेंट है, वो एयरपोर्ट चलाते हैं, ठीक है. अब वो सोचें कि मैं, of course you shouldn't be lax about your duty, you shouldn't be careless, but if you think that I am the only person running the show, there is no one person running the show. There are multiple people who are running the show and each of them have their own role to play. तो बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स एटलस सिंड्रोम से ग्रसित रहते हैं और उन्हें काफ़ी टाइम लगता है समझने में कि ये हमारा एटलस सिंड्रोम ही था. मस्त लगा मुझे एटलस सिंड्रोम. हर कोई अपनी दुनिया में यही सोचता है. हाँ, कि मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं आई एम द वन हु रन्स द शो. ओके, आपने ना बहुत डिबेट्स करी है. I've read you have done more than 500 debates in your life. Give me tips. Give me 3 tips कि एक डिबेट में कैसे जीत सकते हैं. ठीक है. सबसे पहली टिप ये है कि आपका जो थॉट्स का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होना चाहिए. अगर आपको मान लो बात करनी है कि क्या इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर देना चाहिए, तो आपके पास 3 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए. इफ़ यू सपोर्ट इट देन, और इफ़ यू अपोज इट देन, 1 2 3. इट शुड बी लाइक म्यूजिक, द वे यू सेड ना, वो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होना चाहिए. क्लैरिटी. पॉइंट नंबर 1 2 3 टू सपोर्ट माई आर्ग्यूमेंट. दूसरा, आपको ये करना चाहिए कि आपको ऐसे पॉइंट्स ढूंढने चाहिए जो सामने वाला बोलेगा, आपका ओपोनेंट बोलेगा, और फिर आप उसको नेक्स्ट स्टेप में डाइसेक्ट कर दो, रीबटल कर दो आप कि मेरा ओपोनेंट ये बोल चुका है या बोलेगा, तो ये 3 उसके तर्क थे और इसका काउंटर लॉजिक मेरा ये है. मतलब बेसिकली दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर. फर्स्ट पॉइंट इज योर स्ट्रक्चर शुड बी वेरी स्मूथ. सेकेंड पॉइंट, एज यू सेड, व्हेन यू आर ऑन स्टेज and you're debating or maybe anywhere on a news channel also, you don't have to be loud. आपकी आवाज़ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती है, आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. तो आप जितना कम चिल्लाकर, जितना कम एग्रेशन के साथ और जितना अपने नॉर्मल सेल्फ की तरह बात करेंगे, आप उतना ईजीली अपना पॉइंट कम अक्रॉस कर पाएंगे. हो सकता है आप ड्रामेटिक ज़्यादा हों जब आप चिल्ला रहे हैं और बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं. You can be more dramatic, you can get more attention, but you won't be able to convince people. To convince people, you need to talk to them like you're generally talking to them. So that is the second point. And thirdly, never debate to win. Win the topic, not the competition. Okay. Because you see, just like an actor is given a role, उसको पर्सनली तो नहीं लेता कि अच्छा है मुझे रोल दे दिया है, क्या मैं जेन्युइनली गरीब हूँ. अगर किसी गरीब का रोल दे दिया या किसी को प्रोस्टिट्यूट का रोल दिया तो वो उससे एसोसिएट कर ले कुछ अलग स्टिग्मा कि आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, व्हाई एम आई ऑफन. सिमिलरली व्हेन यू आर डिबेटिंग, इट इज़ जस्ट लाइक यू हैव बीन गिवन 1 शूज़ टू फिल इन. तो उसको पर्सनली नहीं लेना है कि मैं पर्सनली तो विमेन की फेवर करती हूँ, मैं तो फेमिनिज्म के सपोर्ट में हूँ, मैं कैसे ये बोल दूँ. इट इज़ योर जॉब. Whichever side of the topic you are at, it is your job to logically and analytically defend approach the topic. तो उसको लेकर इमोशनल बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये मुझे लगता है किसी भी डिबेट में जब आप ये करते हो तो बेस्ट ऑफ थॉट सामने आती हैं, बेस्ट ऑफ एनालिसिस हो पाता है और आप अपना पॉइंट भी अच्छे से रख पाते हो. Okay, tell me, you have closely worked with विकास दिव्या कीर्ति सर के साथ काम किया है, right? हाँ. तो why is he so lovable? इतना ज़्यादा इंटरनेट पे उनको इतना प्यार क्यों मिलता है, इतना what is there in him? क्योंकि हमें तो सिर्फ वीडियोस देखने को मिलते हैं. आपने क्लोजली उनके साथ काम किया है, क्या है उनमें ऐसी खासियत which is why he's going viral across internet? I think the things that he shares with people, वो सारी बातें आप घर के किसी बड़े से सुनना चाहते हो. और सर के केस में ऐसा है कि वो सिर्फ आपसे उम्र में बड़े नहीं हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो एकेडमिक से हैं और वो आपको अच्छे थिंकर्स के बारे में बताकर या एकेडमिक तरीके से बताकर उस बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ा देते हैं. जैसे अगर सर कहें कि men are also emotional and men should also cry, या सर कहें कि आपको लाइफ में जल्दी मूव ऑन करना चाहिए चीज़ों से, अगर आपके साथ कुछ ख़राब हो गया है, या यू shouldn't be stuck with failure, ये सब कहें. बट he would always back it with
academics, that gives him credibility. And also, since he has so much experience in life, that you want to believe him. Yeah. He's a teacher. तो एक टीचर को आप बिलीव करना चाहते हो. ही इज़ नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू नो, और ही इज़ नॉट समबडी हु इज़ जस्ट अ लाइफ कोच. ही इज़ अ टीचर. तो पहला तो कनेक्शन यही बन जाता है कि वो टीचर हैं, वो आपको कोई नई अच्छी बात सिखा रहे हैं, आप सुनना चाहते हैं. गुरु हैं तो वो इज़्ज़त उनको मिल जाती है. और उन्होंने तो ये जो टीचर्स की और गुरुओं की इज़्ज़त है, मतलब एटलीस्ट सोशल मीडिया पर उनकी वजह से हम जैसे लोगों की भी इज़्ज़त है. कि वरना टीचिंग प्रोफेशन को कोई पूछता नहीं था, कोई इस बारे में बात नहीं करता था. तो थैंक्स टू हिम एटलीस्ट नाउ पीपल लुक अप टू टीचर्स ऑन सोशल मीडिया एटलीस्ट. नाउ व्हाई इज़ ही सो लवेबल? माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ऑल द पीपल हु वर्क विद हिम, ही ट्रीट्स देम लाइक फैमिली. ओके. वायरल होने का मुझे नहीं पता कि मतलब क्यों वो इतने वायरल हैं. वो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि सर बहुत मुश्किल बातों को बहुत सिंपली अपने एक्सपीरियंसेस और एकेडमिक्स से जोड़ के बता देते हैं, तो लोग रिलेट कर पाते हैं. लेकिन वो लवेबल इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आसपास सभी लोगों को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. मतलब अगर आज आपने उनके साथ 2 दिन के लिए काम किया या 4 दिन के लिए काम किया, बट इफ़ यू रीच आउट टू हिम फॉर एनीथिंग, सिंस ही इज़ अ वेरी बिजी मैन एंड यू नो ही हैज़ सो मैनी कमिटमेंट्स, even then he would spare time for you. Yeah. He would listen to you. He would try to help you in his best capacity. So every person who meets him, you would leave him, whenever you would leave him, you would be a bit better. You would feel a bit better about yourself. I think that's a unique trait he has. आप जब भी उनसे मिलने जाओगे, आप अपने बारे में थोड़ा सा अच्छा सोच कर ही वापस आओगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं आपकी तारीफ कर देंगे या वो आपकी फ्लैटरी करेंगे. वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. वो बस आपसे नॉर्मल बात, वो आपको इतना कंफर्ट दे देते हैं कि आपको खुद अच्छा लगता है कि अरे वाह, मुझे उनसे बात करने में बहुत मज़ा आता है. मतलब वैसे वाला. बात करने से मुझे याद आया, बात करने पे ऑरा से, रीच आउट करने से, यू नो, अब मुझे वो बात याद आ गई वेर यू टोल्ड दैट यू वेंट आउट वन टाइम एंड किसी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, राइट? तो सही तरीका क्या है इंट्रोड्यूस करने का खुद को? इंटरव्यू में या जनरली? टेल मी बोथ. फॉर्मल इंटरव्यू में और एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, इनफॉर्मल सेटिंग में. फॉर्मल इंटरव्यू में हम जानना चाहते हैं आपसे, स्पेशली यूपीएससी के इंटरव्यू में. आपने अपना नाम बताया, आपने बताया आप कहाँ से आते हैं. आप अपनी 1-2 क्वालिटीज़ बताएं जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल है. आप डेफिनेटली बताएं आप कहाँ से पढ़े हैं, क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट देता है हमें. जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है ना, वो एक कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यू से बहुत अलग है. कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यू में जब इंट्रोडक्शन देना होता है तो आप अपने आप को तभी बेचने लग जाते हो कि आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दैट, दिस इज़ यू नो व्हाट आई हैव डन इन पास्ट एंड दिस इज़ व्हाट आई विश टू अचीव फॉर दिस कंपनी. यूपीएससी के इंटरव्यू में ये नहीं है. यूपीएससी के इंटरव्यू में जो आपका इंट्रोडक्शन है वो डेफिनेटली आपका लेबल, आपकी समरी तो है ही, लेकिन वो हमें एक पीप देता है कि हमें अब आगे आपसे क्या पूछना है. तो आपको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है कि इट इज़ जस्ट द ट्रेलर. So when you introduce yourself in UPSC interview, of course you share your name, you have to tell the place you're from, you tell your educational institute. अब उससे होगा क्या, फॉलो अप सवाल इसी पर आएंगे. फिर आप कुछ लोग बताते हैं मेरे फादर ये हैं, मेरी मदर है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते नहीं हो ना उस पर सवाल आए. तो आप स्मार्ट रहिए उस बारे में. क्यों बताना है? आप वही शब्द निकालिए अपने मुंह से जिस पर आपने तैयारी की हुई है, जिस पर कि काउंटर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाएँ. फिर आप अपनी हॉबीज़, कुछ लोग बता देते हैं कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन रहा है तो बता देता है मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, या कुछ लोग ये अपनी इंट्रो में बता देते हैं कि ये मेरा 4था इंटरव्यू है या मेरा 5वां इंटरव्यू है, 3रा इंटरव्यू है. अब वो भी दोनों साइड जा सकता है. आपसे कोई पूछेगा पहले 2 क्यों फेल हो गए, और अगर आप बोलते हैं कि सक्सेसफुल भी तो रहा क्योंकि इंटरव्यू तक आया हूँ, तो मतलब इट कैन गो बोथ द वेज. इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. वी कैन आस्क यू व्हाई डिड यू fail before, and we can also see that it's his 3rd time or her 3rd time, so we have to be considerate, or you know, we have to set expectations accordingly because they already know what is the process of the interview. तो वो है. तो मुझे लगता है जो आपका यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उसको आपको शॉर्ट रखना चाहिए, और उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप वही चीज़ें बोलें जो आपने तैयारी की हुई है, और डेफिनेटली अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
नाम, कहाँ से आप आते हैं, और अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ जो भी आपको लगता है यू प्राउड ऑफ, बट फंसिएगा मत, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ फेंक दें और फिर आपको आता है आप बोल दें कि मैं तो बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ, या आप बोल दें कि मुझे दुनिया के जियो पॉलिटिकल अफेयर्स पढ़ना पसंद है, और अगला ही क्वेश्चन जियो पॉलिटिक्स पे आए और आपको कुछ आता ना हो, तो देन दैट्स डिसअपॉइंटिंग. बेसिकली द गोल इज कि पूरे इंटरव्यू में किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना है. मैंने एक इंटरव्यू देखा था IAS मॉक प्रिपरेशन वाला ही, जहाँ पे वो बोल देता है आई लव रीडिंग, एंड उससे पूछा जैसा लास्ट बुक कौन सी पढ़ी आपने, तो उससे पूछा नॉन फिक्शन की फिक्शन, उसने कहा नॉन फिक्शन. फिर उससे पूछ लिया जाता है कि ओके कौन सी लास्ट बुक पढ़ी, वो फंस जाता है. वो नाम लेता है बुक का, एंड फिर शायद किसी इंटरव्यू ने पढ़ रखी होती है वो बुक, एंड वो गया. ये तो है. वो प्रॉपर वो 1.5 मिनट की रील है, वहाँ पे ऐसा दिखा है कि शायद कैंडिडेट की शक्ल पे दिख गया कि भाई गया. ऑब्वियस नहीं है, मतलब अगर आपने रीडिंग हॉबी लिखी है, क्योंकि हमारे पास डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपकी हॉबीज़ लिखी जाती हैं, आपकी अचीवमेंट्स लिखी जाती हैं लाइफ की, लीडरशिप कुछ अचीवमेंट्स हैं, आपके मार्क्स लिखे होते हैं, सो मच उधर आपके पेरेंट्स की इनकम भी लिखी होती है, आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन भी लिखा होता है, तो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें. अब आपको पता है कि ये डैफ रहेगा सामने वाले के पास, तो आप तैयारी करके आइए. हॉबी तो आपने खुद ही लिखी है ना. और हॉबीज़ भी बहुत अजीब अजीब होती हैं लोगों की. जैसे एक इंटरव्यू में एक लड़का था, उसका सिलेक्शन अभी इस बार नहीं हो पाया, बट उसकी वो जम्मू कश्मीर से था, और उसकी हॉबी थी मोटू पतलू कार्टून देखना. अब आप कहोगे IAS इंटरव्यू में मोटू पतलू कार्टून देखना, मतलब ये कैसे हॉबी हो सकती है? Me being me, I asked him a question. I said, you have written that you like to watch मोटू पतलू कार्टून, but I believe कि ये जो मोटू पतलू कार्टून्स हैं, ये बच्चों के बीच में बॉडी शेमिंग के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि ये क्या बात हुई मोटू पतलू, मतलब ये तो सोसाइटी में और स्पेशली यंग बच्चों में बॉडी शेमिंग को इंट्रोड्यूस करने जैसा है. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? उसने बोला मैम दिस इज़ वन वे टू लुक एट इट, बट हाउ आई लुक एट इट इज़ कि ये मोटू पतलू साथ में दोस्त हैं, तो ये बॉडी पॉजिटिविटी को भी रीइंफोर्स कर रहे हैं और इंक्लूसिविटी को भी रीइंफोर्स कर रहे हैं. अब जो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता था, उसने उसे कितने बढ़िया तरीके से हैंडल किया. वरना मतलब हम हंस रहे थे पहले कि ये कैसी हॉबी है, क्या लिख दिया और कैसे जस्टिफाई करेगा, बट ही जस्टिफाइड इट ब्यूटिफुली. प्रिपेयर करके आया था, तो इसलिए प्रिपेयर करके जाना चाहिए. ओके, एंड इनफॉर्मल वेज में व्हेन यू आर ऑन अ डेट, कौन सा राइट वे है टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट यूजिंग अ प्रीफिक्स और सफिक्स? मुझे लगता है इंडिया में ना लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं विद व्हाट यू डू. तो जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, हम दूसरा तीसरा सवाल ये पूछते हैं व्हाट डू यू डू. But then don't you think that should come later? And what should come before is, okay, who are you? Why are you here? What do you like to do in life? Not about what do you do as in work. मेरे को आपके वर्क के बारे में नहीं जानना, मैं आपसे पर्सनल सेटिंग में मिल रही हूँ, तो मुझे आपसे जानना है कि अच्छा आप यहाँ पर क्यों हो, इस कैफ़े में क्यों हो, या इस पार्टी में क्यों हो, किसको जानते हो, क्या करना अच्छा लगता है, what are your ways of relaxing, you know, what is your idea of chilling, how do you enjoy, what kind of conversations you like. उसके बाद शायद मैं जानना चाहूँगी कि अच्छा काम क्या करते हो, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल सेटिंग तो है नहीं. अगर मान लो ये कोई नेटवर्किंग मीट हो, कॉन्फ्रेंस हो, तो मुझे समझ आए, मुझे जानना है आप कौन सी कंपनी से और आप क्या करते हो, आपका रोल क्या है. बट पर्सनल सेटिंग में आपको अपने बारे में, अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए. दैट इज़ ट्रू, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि हमारा 70 to 80% टाइम काम करने में जाता है, हमारी पर्सनालिटी वही हो जाती है. बिल्कुल. एंड जब भी आप दूसरे से मिल रहे हो, आप चाहते हो कि सामने वाला मेरी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो, एंड इसीलिए आप आपकी पर्सनालिटी की जो आपको लगती है सबसे इम्प्रेसिव बात है वो बताते हो. दैट यूजुअली इन मोस्ट केसेस इज वर्क, and that's why people will but like, that is only with people who are accomplished. Even people who are not accomplished, they don't want to talk about their work. हाँ, they don't, but they end up talking about it because then उनकी लाइफ में उनको लगता है कि यार बाकी तो और भी कुछ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग किया ही नहीं, तो इससे बेटर मैं इसी के बारे में बता दूँ. So it's also, क्योंकि जो accomplished है, accomplished can be personally, in profession, personal life, sports, wherever, sideways में भी, सबसे पहले वो उसकी बात ही करेगा. But don't you think अगर कोई accomplished है तो it would come across as being boastful? But I'm saying it does come like that. पर हमें पता ही नहीं होता. It's just मेरे दिमाग में, okay, so there are 3 realities of every individual. Okay, so every man has 3 realities. One is which is in my head, one is which is in your head, and one which is actually there. Yeah, which is real. So whenever somebody talks to me,
I will come introduce based on the reality I know, not on the base of reality that you know. So मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हे ये मेरी चीज़ का सबसे इम्प्रेसिव पार्ट है, तो मुझे तो आपको इम्प्रेस ही करना है ना. अब आपको लग सकता है कि ये क्या बोस्टफुल है, और मे बी आपको लग सकता है यार ये तो बहुत इम्प्रेसिव बात है, बट मैं तो हमेशा वही बताऊंगा जो मुझे लग रहा है कि सपोजिटली इज एन इम्प्रेसिव थिंग. लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल सेटिंग में जो आदमी ज़्यादा सुनने के लिए विलिंग है, मतलब you don't need to introduce yourself a lot. Yeah. If you give other person the opportunity to talk more, that is where you win the game. Yeah. मुझे लगता है पर्सनल सेटअप में वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है. It's a rule. एक I forgot this guy's name. He was very famous on Instagram, Facebook पे. मतलब he used to be this, I think, relationship coach or someone, नाम भूल गया वैसे. Okay. उसने बोला the easiest way to win other partner at a informal setting is ask more than you talk. True. That's it. Like just more than you tell, just ask. Yes. मतलब And ask right questions. just पूछते जाओ, और तुम you will not, like, you don't have to be interesting. You just have to pretend that you're interested. And all of a sudden things will go so smooth for you. Then eventually then you can later realize कि okay, am I actually interested or no? फिर वो तुम देख सकते हो conversation कैसे आ रही. But first layer of conversation अगर तुम्हें वो क्रॉस करना है ना, कि जहाँ सामने वाला इंसान कंफर्टेबल हो जाए, just ask. And मेरे को बड़ा मस्त लगता है वो. It is. Okay, I have few set of questions, 5, which is myths or facts. ये मुझे बताना. This is the last section, and then I'll ask you one last question. ठीक है. Okay. So first is ये myths and facts में, ठीक है. UPSC कर लो तो लाइफ सेट ही सेट है. myth or fact? Fact. A lot of people say government job 9 to 5 है. ये myth है कि fact है? Myth. Myth? Okay. Government job is better than private job. Myth. Okay. Government job permanent होती है, nobody gets fired. Fact. कुछ भी कर लो. ऐसा नहीं है. मतलब क्रिमिनल चार्जेस छोड़ के. बहुत कम पर्सन. लेजी और नॉन परफॉर्मेटिव तो चलेगा. हाँ, बहुत मुश्किल है हटाना. एंड गवर्नमेंट जॉब में वीकेंड में काम नहीं करना पड़ता. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ मिथ. या कोई वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी. सिविल सर्वेंट्स का तो नहीं होता है, बाकी सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अलग है. सिविल सर्वेंट्स का तो कुछ भी नहीं. रात को 2 बजे भी फोन आ सकता है आपको, तो यू हैव टू डू. देयर इज नो सैटरडेज एंड या आई हैव सीन दिस. तो मतलब कुछ ऐसा कोई ज्यादा देयर आर डेज 24 आवर्स की भी आपकी ड्यूटी हो सकती है, 48 आवर्स की भी हो सकती है, तो यू हैव टू गो 48 आवर्स विदाउट स्लीपिंग. सो इफ आई बॉइल डाउन इन सिविल सर्वेंट्स एंड प्राइवेट जॉब इज जस्ट, आप प्राइवेट जॉब में जितना ज़्यादा काम करोगे, बहुत ज़्यादा काम करोगे, आपको सैलरीज बढ़ते हैं कि यू रैंक अप द लैडर, एंड इसीलिए आप और ज़्यादा काम करते हो, इसीलिए आप वर्क लाइफ बैलेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो. True. इन सिविल सर्विस यू कॉम्प्रोमाइज ऑन वर्क लाइफ बैलेंस बिकॉज आपको पावर में रैंकिंग अप होती जाती है. डू यू थिंक वो भी पावर में रैंकिंग अप होती जाती है, और दूसरा यू डोंट हैव अ चॉइस. इफ यू हैव टू डू योर जॉब वेल, देन दैट्स द पार्ट ऑफ द जॉब. नहीं, बट व्हाट्स द मोटिवेशन ऑफ डूइंग जॉब वेल? मतलब अगर जब आपने बोला कि फायर करना बहुत डिफिकल्ट है, somebody can choose to not work. I'll tell you. Let's say today you are given posting of becoming an SP in South Bombay. Now South Bombay is important place in Bombay. तो आपको अगर SP बनाया South Bombay का, और आप बहुत लैक्स हो, आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आप काम नहीं कर रहे, तो आपको हटा दिया जाएगा और आपको कहीं नॉन सेंसिटिव जगह डाल दिया जाएगा. तो आपका मोटिवेशन काम करने का ये होता है कि आपको अच्छी पोस्टिंग्स मिलें. हाँ, मतलब अच्छी पावरफुल जगह पे ढंग से रखा जाए. पावरफुल नहीं, जहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा है. ओके, द लास्ट क्वेश्चन विच आई हैड, मैंने बोला था कि मिथ्स एंड फैक्ट्स के बाद पूछूंगा. यू नो, वन बिग पार्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस, एंड वन बिग पार्ट नाउ इज लाइफ विच इज़ पर्सनल लाइफ. तो पर्सनल रिलेशनशिप्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं एट द टाइम व्हेन यू प्रिपेयरिंग टू बी, या तो आप वर्ल्ड क्लास बनने की कोशिश कर रहे हो, या आप UPSC एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई भी ऐसे कंपटीशन में हो जहाँ पे आपको नंबर 1 बनना है, या आपको एक 0.01% क्लब का पार्ट बनना है. उस टाइम पे, उस प्रेपरेशन के टाइम पे, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिलेशनशिप? आपने 12th फेल देखी है,
सब लोगों ने देखी है, हाँ। मज़ा आया, बहुत अच्छी मूवी बहुत थी। मज़ा आया। मान लो मनोज सर और श्रद्धा मैम में से कोई एक भी नहीं बनता सिविल सर्वेंट, आपको लगता है उनकी शादी होती? मतलब हम तो स्पेक्यूलेट ही कर रहे हैं, हो सकता है उनमें इतना प्यार होगा कि वो कर लेते। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हो जाती है? नहीं होती। इनफैक्ट रिवर्स है। जैसे जो हॉटस्पॉट्स हैं यूपीएससी तैयारी के, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, वहाँ पर आपको इतने सारे बेचारे आशिक मिल जाएंगे जिनके कोई पार्टनर था, उसका हो गया और उसने फिर इनको छोड़ दिया क्योंकि अब वो सिलेक्ट हो गए और ये नहीं हुए। या बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने पार्टनर को हेल्प कर रहे थे तैयारी करने में, कि दोनों साथ में निकालेंगे, एक का निकल गया और दूसरा रह गया। तो कुछ भी हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पर आपका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में, क्योंकि वो जो आपका कंपेनियन होता है वो एक अच्छा साथी होता है, आपका स्टडी पार्टनर होता है, आपका इमोशनल सपोर्ट होता है, आपका क्रिटिक भी होता है, आपके लिए वो चेक भी रखता है कि आज आपने अपना टारगेट्स मीट किए नहीं किए। तो बहुत सारे रोल्स वो प्ले कर सकता है और सेम आप उनके लिए करते हो। पर मैंने पर्सनली ऐसे केसेस बहुत कम देखे हैं। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसमें एक और डिस्ट्रैक्शन को नहीं ला सकते आप, एक ऐसे एलिमेंट को नहीं ला सकते जो सर्टेन नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जहाँ मैरिजेस भी सर्टेन नहीं है, वहाँ रिलेशनशिप्स का सर्टेन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और फेल करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब अगर मान लो आपके प्रीलिम से 10 दिन पहले सामने वाला इंसान आपको छोड़कर चला गया, आप ज़बरदस्ती तो किसी को रख नहीं सकते, लेकिन आप 10 दिन पहले कैसे संभालेंगे खुद को? तो ऐसे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस ही क्यों करना इक्वेशन में? और फिर मैं थोड़ा सा ये भी बिलीव करती हूँ, जो पुराने एजुकेशन सिस्टम में होता था कि कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है आपको, तो वो तपस्या की तरह होता है, और तपस्या आप सुख भोग कर नहीं कर सकते। जैसे एक आपने भी कभी देखा होगा, सोशल मीडिया पर एक पिक्चर होती थी, एक कोई ऋषि हैं, स्टूडेंट हैं बेसिकली, स्कॉलर हैं, और उनकी चोटी है, उन्होंने वो चोटी को खूंटे से टांगा हुआ है पीछे। क्यों टांगा हुआ है? ताकि वो सो ना पाए, बैठे हैं वो और चोटी को खूंटे से बांध रखा है और पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई जो है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने लिए जगह बनाना, वर्ल्ड क्लास बनना, नंबर 1 बनना, वो सब एक तपस्या है। अब आप सोचो कि मैं तपस्या के बीच में थोड़ा सा फ़न भी कर लूँ, है ना, और मैं ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, तो देन इट माइट वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन एंड इट्स हायर प्रोबेबिलिटी दैट इट विल वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है इसलिए रिलेशनशिप वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। बट ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये सबके लिए अपना अपना वर्क कर सकता है। Right. अगर कोई ऐसे रिलेशन, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शादी के बाद उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। अब आप कहोगे मैम वो शादी छोड़ दें क्या? लेकिन शादी एक सर्टेन सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दे देती है आपको। तो अगर आपके रिश्ते में एक सर्टेन सेंस ऑफ ठहराव है, एक सर्टेन सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, आपको पता है कि सामने वाला इंसान मेरे को और वल्नरेबल नहीं करता, मेरे लिए स्ट्रेंथ ऐड करता है, या सामने वाले इंसान पर मैं इतना डिपेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि आने वाले 2-3 साल में मेरी लाइफ में कोई भी चैलेंज आए तो वो आसपास रहेंगे, या उनकी वजह से मुझे कोई इशू नहीं होगा, मेरी वजह से उन्हें नहीं होगा, तो आप चूज़ कर सकते हैं। पर जब आप नए लोगों से मिलकर नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं उस फेज़ में, तो मुझे लगता है आप वॉलेटिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं है किसी को। आप गए कोचिंग सेंटर पे, बगल में बैठी थी वो, आपको पसंद आ गई, बात होने लग गई, नोट्स एक्सचेंज हुए, 2-3 महीने में आप डेट करने लग गए, आपको लगा मुझे तो प्यार है, लेकिन आप जानते ही नहीं है उनको, आपको पता ही नहीं है व्हाट शी विल ब्रिंग टू टेबल और व्हाट ही विल ब्रिंग टू टेबल। In that case, you should avoid it. So, bottom line is कि अगर वर्ल्ड क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड अभी सिंगल हो, तो सिर्फ वर्ल्ड क्लास प्रिपरेशन करो, दिमाग मत लगाओ कहीं और। हाँ। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या सेंस ऑफ स्टेबिलिटी या शादी हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। और अगर आपकी बहुत श्योरिटी है अबाउट रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप में आने के बाद 4-5 साल बाद आपको वर्ल्ड क्लास बनने का ख्याल आता है, तो शादी कर लो अर्ली एंड देन गेट इनटू। और एक्सेप्शनल सिचुएशन पे जिसमें आपको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल रहा है और वो आपकी लाइफ में ग्रोथ तभी फर्स्ट डे से ही आपको दिखा रहा है, तो आप ये रिस्क ले सकते हो। पर ये याद रखना, आपने ये रिस्क लिया है, हो सकता है वो अच्छा वर्क करे आपके लिए, और हो सकता है नेगेटिव वर्क करे। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि इट कैन गो बोथ वेज। बट मुझे जनरली लगता है कि लोगों को एटलीस्ट यूपीएससी की तैयारी तो अकेले ही करनी चाहिए, और इसमें इतनी वॉलेटिलिटी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। Interesting. Well, thank you so much. Pleasure's It was all mine. pleasure having you.
थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि कैसे हम हमारे एपिसोड एंड पॉडकास्ट को बेटर करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करें एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो हम कंटिन्यू करते जाएं। एंड हमें कमेंट्स में ये भी बताओ कि कौन से अगले गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, क्योंकि आप हमारी हेल्प करेंगे और आप हमें फीडबैक देंगे तो हम आपके लिए उस फीडबैक से सीख के बेहतर से बेहतर वैल्यू ला पाएंगे। एंड दैट इज़ अवर गोल एट फिगरिंग आउट। ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले किसी एक इंसान के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए। प्लीज़ शेयर दिस विद समवन जिसकी लाइफ में इसे देखकर इंप्रूवमेंट आएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।